हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट का ए पोर्शन का स्टडी करेंगे। इसका टाइटल है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स प्रोसेस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का अध्ययन, उनके रिडॉक्स विभव के आधार पर करना है। साथ ही तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग प्रकार से कैसे हम दर्शा सकते हैं, उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तथा उनके स्थायित्व पर पीएच का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये स्टडी हमें करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके अलावा रिडॉक्स विभव की एप्लीकेशंस मुख्य रूप से जो एलिमेंट के आइसोलेशन के लिए की जाती है, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है। जब हम रिडॉक्स प्रोसेस की बात करते हैं तो रिडॉक्स प्रोसेस में रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन दोनों को जब हम इन्वॉल्व कर देते हैं एक साथ, जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं तब हम कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। रिडक्शन या अपचयन प्रक्रिया क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम किसी प्रोसेस को देखते हैं और किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ जाती है तो उसे हम कहेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है। इस रिडक्शन प्रोसेस को हम कई प्रकार से रिएक्शंस में देख सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन या अन्य कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज जुड़ती है, ऐड होती है, तब हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया है। या किसी एलिमेंट से या किसी स्पीसीज से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का एलिमिनेशन हो गया है, ग्रुप वहाँ से निकल गया है, तब हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया है या वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग से डेफिनेशन देते हैं, तो हम कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट या कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तब हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया है। तो अगर कोई स्पीसीज है, कोई एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और वो इस तरह से माइनस फॉर्म में या माइनस आयन अवस्था में आ गई है, तो हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है। अगर किसी एलिमेंट या किसी स्पीसीज के साथ ऑक्सीजन या अन्य कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जुड़ जाती है, तब हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का ऑक्सीकरण हो गया है। या किसी एलिमेंट से या किसी ग्रुप से जब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप रिलीज हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तब हम कहेंगे कि वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि ए से यदि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है
तो ये A+ फॉर्म में आ गया। तो यहाँ A से A+ बनना ऑक्सीडेशन है और A से A- बनना रिडक्शन है। जब ये दोनों रिएक्शन किसी सिस्टम में एक साथ होती हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ पर रिडॉक्स प्रोसेस चल रहा है। जैसे कोई भी सेल है या बैटरी है, उसमें रिडॉक्स प्रोसेस होता है। ये कुछ इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ की जाने वाली जो एलिमेंट्स हैं वो है उनका सीरीज है, जिसमें इनको उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग, इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या दूसरे जो प्रोसेस है वहाँ पर रिडॉक्स प्रक्रिया को समझने में बहुत अधिक हेल्प मिलती है। तो ये यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ध्यान रखना होगा। इस सीरीज़ में हम ये देख पा रहे हैं कि ये मानक अपचयन विभव की सीरीज़ है। यहाँ पर ये जो E0 वोल्टेज के रूप में दिया हुआ है, ये मानक अपचयन विभव, मानक अवस्था में अपचयन विभव है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हमने अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए मानक अपचयन विभव -3.61 वोल्ट है और जो लास्ट दिया हुआ है उसके लिए +3.29 वोल्ट। तो यहाँ पर जिसके लिए मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा उसके रिडक्शन प्रोसेस में भाग लेने की संभावना उतनी अधिक होगी, और जिसका मानक अपचयन विभव कम है वो खुद अपचेत न होकर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक रखेगा। दैट मीन्स इस सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें अपचेत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जो ऊपर की तरफ है इनमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। दैट मीन्स ऊपर वाले बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, और जो नीचे वाले हैं ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से एलिमेंट्स हैं और मेटालिक एलिमेंट हैं, और मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से रिलीज़ करती है, अपने आउटरमोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से निकाल देती है। और जब हम नीचे की तरफ यहाँ देखते हैं तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजन परिवार के सदस्य हैं तो उनके लिए हमें पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि इस सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो एलिमेंट नीचे की तरफ है उनके अपचेत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऊपर वालों की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसके एप्लीकेशंस के आधार पर हम काफ़ी प्रोसेस को इजी गोइंग समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी रिडॉक्स प्रोसेस है उसके लिए उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ जो टेबल में पीछे हमारे पास दिया हुआ है ये मानक अपचयन विभव है। जब हम इनमें से किन्हीं भी दो को जब आपस में कंबाइन करेंगे या एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों एक साथ हम करवाएं एक सिस्टम में, तो यहाँ दोनों ही अपचयन अभिक्रियाएं दी हुई हैं, लेकिन जब दोनों को हम एक साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो लिथियम का अपचयन है उसके लिए मानक अपचयन विभव का मान -3.04 दिया हुआ है, और जो ब्रोमीन है उसके लिए मानक अपचयन विभव +1.08। जब दोनों एक ही सिस्टम में होंगे एक साथ तो इन दोनों में कंपटीशन होगा कि दोनों में से कौन अपचयन अभिक्रिया में भाग लेगा या कौन अपचयित होगा। तो हम क्या कहेंगे उस कंडीशन में कि जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है उसका अपचयित होने के लिए जो पावर है उसके पास वो ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल विभव को हम पावर बोल रहे हैं। तो जो पावर अधिक है वो अपना काम उसी डायरेक्शन में या उसी वे में करेगा,
और जिसका पावर कम है उसे मजबूरन अपना जो वे है, जो डायरेक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा या दूसरे के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मानक अपचयन विभव अधिक है क्योंकि ये +1.08 है और ये कम है क्योंकि -3.04 है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे या दोनों एक ही सिस्टम में होंगे तो Br2 तो Br माइनस में अपचेद होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर लिथियम लिथियम प्लस में ऑक्सीकृत होगा। तो इस प्रकार जब दोनों को हमने एक सिस्टम में एक साथ लिया तो यहाँ पर ये रिडक्शन प्रोसेस में भाग ले रहा है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भाग ले रहा है। तो कंबाइंड इन दोनों को अगर हम करके देखें तो रिडॉक्स प्रोसेस हो गया। तो इस रिडॉक्स प्रोसेस के लिए हम रिडॉक्स पोटेंशियल, यहाँ पर सिर्फ जो अपचयन अभिक्रिया इनके लिए जो विभव है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन विभव, और मानक अवस्था में अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसको मानक अपचयन विभव कह रहे हैं। लेकिन जब रिडॉक्स प्रोसेस होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स विभव। उस रिडॉक्स विभव की गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो रिडॉक्स विभव की गणना हम रिडॉक्स साइकिल के एनालिसिस के द्वारा भी कर सकते हैं। रिडॉक्स साइकिल का जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके द्वारा हम रिडॉक्स विभव या रिडॉक्स पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? वो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रोसेस है कि M प्लस से M फॉर्म में आ रहा है, यानी यहाँ पर ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस, और ये H2 से H प्लस फॉर्म आ रही है। तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडॉक्स प्रोसेस। यहाँ पर जब ये 2 मोल रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो उनके लिए जो रिलीज एनर्जी है वो -2Q1 के रूप में रिप्रेजेंट की जा रही है, और यहाँ पर एनर्जी को +2Q2 के रूप में रिप्रेजेंट की जा रही है। ये जो एनर्जी है Q1 और Q2, इसका मान हम इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए बोर्न हाइबर चक्कर के रूप में रिप्रेजेंट करके प्रोसेस को ज्ञात कर सकते हैं। वो जैसे यहाँ पर आगे रिप्रेजेंट किया गया है किस प्रकार से होगा, ये जैसे हमने M के लिए प्रोसेस दर्शा दिया, ये M सॉलिड से M गैसियस फॉर्म में आया, और फिर ठोस अवस्था से जब ये गैस अवस्था में आया तो ये सब्लिमेशन एनर्जी ΔHS, यहाँ से ये +1 फॉर्म में आया तो ये आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ से जब इसको हमने जल योजित किया तो ये इसकी जल योजन ऊर्जा ये इस फॉर्म में आ गया, और ये डायरेक्ट इस फॉर्म में यहाँ से भी आ सकता है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, Q1 एनर्जी। तो यहाँ पर बोर्न हाइबर साइकिल जो है उसका यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि Q1 एनर्जी का वैल्यू, यानी कोई प्रोसेस एक से अधिक तरीके से संपन्न हो रहा है तो उन सभी तरीकों में टोटल एनर्जी चेंज का मान इक्वल होगा। तो यहाँ 2 प्रोसेस हो गई, 2 डायरेक्शन हो गई। एक तो ये इस प्रकार से M से M प्लस जल योजित अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा डायरेक्ट ये। तो इन 2 तरीकों से अगर हम देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए, Q1 का वैल्यू इन सभी एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो इन सभी एनर्जी की वैल्यू ज्ञात करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, Q1। इसी प्रकार जो दूसरा एलिमेंट है उसके लिए हम जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करें या जल के लिए बात करें तो हम इस प्रकार से उसको बोर्न हाइबर साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके लिए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार से ये ऑक्सीडेशन या रिवर्स डायरेक्शन में रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है, एक ये और एक ये। इसके लिए हम इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, Q2 का मान इन सभी एनर्जी के योग के बराबर होगा। तो इन एनर्जीज़ की वैल्यू को हम इजी गोइंग काउंट कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम Q2 का मान निकाल लेंगे। तो रिडॉक्स प्रोसेस में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भाग ले रहे थे,
उस प्रोसेस के लिए हमने Q1 और Q2 का मान ज्ञात कर लिया। Q1 Q2 का मान ज्ञात करने के बाद में हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी का वैल्यू Q1 प्लस Q2 के योग के बराबर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो E0 वैल्यू है रिडॉक्स पोटेंशियल, ये रिडॉक्स प्रोसेस के लिए है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडॉक्स विभव, इसका मान हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। Q1 Q2 का मान रखा, एन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे संख्या 96,500 कूलम। इस प्रकार से हम रिडॉक्स साइकिल का एनालिसिस करके रिडॉक्स पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।